के क्रम में एक ऐसा क्रम आपको बनाना होगा जिसमें कहीं किसी स्तर पर पढ़ने वाला बोर होकर बीच में ना छोड़। अब इसमें निबंध लिखने में एक ऐसा जो लिखने वाला लेखक है चलिए हम लोग पिछले क्लास में निबंध प्रारंभ किए थे और हम लोग देखे थे निबंध का मतलब क्या था। तो हम लोग देखे कि निबंध एक गद्य शैली का ऐसा पाठ है जिसमें जो लिखने वाला लेखक है उसको हमेशा सामने आना होगा, उसे अपने विचार को लिखना होगा और लिखने के क्रम में एक ऐसा क्रम आपको बनाना होगा जिसमें कहीं किसी स्तर पर पढ़ने वाला बोर होकर बीच में ना छोड़। अब इसमें निबंध लिखने में सावधानी क्या है, उन चीजों पर विचार करें। तो सबसे बड़ी बात क्या है वो समझो। हमारे देश में दो तरह के विचार है। बात समझिए, वहां से निबंध की बात हम शुरू कर रहे हैं। इन दो विचारों में एक विचार है लेफ्ट और एक है राइट। जैसे भगवान ने दो दिया है हाथ, एक दाया एक बायां, तो उसी प्रकार से भारत में भी दो विचार, इनको कहते हैं वामपंथी। ये विचार का नाम है वामपंथी विचार और इस विचार को दक्षिणापंथी कहते हैं। ये दोनों विचार में अंतर क्या है? ये दोनों व्यक्ति, वामपंथ लोग हमेशा आर्थिक मुद्दे को सबसे प्रधान मानते हैं। उनसे कहा जाए देश बड़ा है कि रुपया, रुपया आर्थिक सबसे मेन चीज है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो देख रहे हो ना रुपया की बात, ये वामपंथ विचार। और इसीलिए इनके मुद्दे क्या है? ये हल्ला करेंगे बेरोजगारी, एक हल्ला करेंगे भूखमरी, ये हल्ला करेंगे समानता, समानता, ये हल्ला करेंगे स्वतंत्रता। ये सब जो बातें देख रहे हो, ये सब बात जो करें अपनी भाषण में, जो लोग केवल बात करें कि हमें भुखमरी से आजादी चाहिए, हमें भारत में बेरोजगारी मुक्त करना है, आर्थिक मुद्दा अगर ज्यादा अपने भाषण में बोल रहे हैं तो समझना कि लेफ्ट वाले वामपंथी मार्क्सवादी और ये धर्म का धज्जी उड़ा के रख देंगे। वामपंथी धर्म पर कोई विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं, क्योंकि इनके जो हेड गुरु है जो इस पंथ को जन्म दिए उनका नाम है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म एक अफीम, जितने पूजा करेगा उतने पूजा करने का मन करेगा। और इसीलिए जेडी आदमी 10 बजे तक नहीं खाएगा, 12 बजे तक नहीं खाएगा, कभी पूजा नहीं किए, पूजा करना बंद कर देगा तो सुबह जलपान टाइम से हो जाए। तो इसीलिए धर्म एक अफीम है, इसके फेर में मत रहे। ये कह रहे हैं कौन? वामपंथी। अब ध्यान दीजिए, दूसरे व्यक्ति है, इनका नाम है ये दक्षिणापंथी। इनकी बात अगर देखें तो ये अपनी देश, ये धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इस पे बात करेंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र का सब चीज हो, दिस मींस राष्ट्र। अब देखिए इनकी बात अब समझेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा लेफ्ट कौन है राइट कौन, और आप कहां है जो समझाएंगे, रहना कहां है वो समझना, और उसी से निबंध की शुरुआत हो, क्योंकि आप अभी कहां है और आपको बीपीएससी कहां ले जाना चाहता है वो बात को समझना है। ये देखिए, ये पंथी जो दक्षिणापंथी देख रहे हो, इनका बार बार धर्म पर विशेष ध्यान होता है। मंदिर बनना चाहिए, ये नहीं समझना कि केवल हिंदू बात है, मुस्लिम में भी दक्षिणापंथी होंगे तो कहेंगे इस्लाम से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा चीज इस्लाम हो गया, इसमें हिंदू है तो कहेंगे हिंदू हो गया, ये कहेंगे मस्जिद बने, हिंदू है तो मंदिर बने। ये मुद्दे ज्यादा हो रहे हैं तो समझना दक्षिणापंथी है। संस्कृति, मुस्लिम है तो कहेंगे एकदम कुर्ता पजामा और एकदम टोपी होना चाहिए। इसमें लड़कियों के लिए आप देखे होंगे पढ़ने वाला, बीच में हिजाब की चर्चा आ रही थी, तो हिजाब की चर्चा कौन करेंगे? दक्षिणापंथी करेंगे। दक्षिणापंथी हिजाब की चर्चा करेंगे कि हिजाब होनी चाहिए, क्यों? हमारी सभ्यता संस्कृति। ये नहीं समझना कि केवल कई लोग दक्षिणापंथी बोलते हैं कि जैसे हम धर्म संस्कृति की, तो आपके दिमाग में मोदी पकड़ ली, तो ये नहीं है। इसके अंतर्गत आपको ब्रॉड रेंज चलना है। निबंध की खूबसूरती यही समझना है कि कोई एक जगह नहीं रहना, इसके अंतर्गत पूरे विश्व सोचो, भारत क्या सोचते हो, बिहार क्या सोचते हो, पूरे वर्ल्ड सोचो, और वर्ल्ड में पूरे धर्म का सोचो। हर धर्म के लोग में जितने भी देख रहे हो अगर इसकी बात कर रहे हैं, अब तुमको कहे कि मंदिर इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्री, तो कई आदमी कहेगा कि मंदिर की जगह फैक्ट्री बनेगा तो कुछ लोग का रोजी रोटी चलेगा, तो कहना कि नट बोल्ट इधर का टाइट। और कई लोग कहेगा कि जब भगवान खुश नहीं है तो आया हुआ पैसा से भी कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री से क्या होगा, मंदिर इंपॉर्टेंट है तो समझना नट बोल्ट इधर। अब बताइए, देखो दोनों में कई लोग का नट बोल्ट ज्यादा कसा जाता है, कई लोग का नट बोल्ट अगर ई वाला ज्यादा टाइट हो जाए, डेली यही सुने, तो इन लोग घोर वामपंथी हो जाते हैं। और घोर वामपंथी यही उग्रवादी कहलाते हैं, नक्सल कहलाते हैं। ये लोग हथियार उठा लेते हैं कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम भारत को नहीं मानते, हम चुनाव को नहीं मानते। ये ऐसा चुनाव क्यों होगा कि आजादी के इतने दिन बाद भी लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी है और हमको ही पाना है, इसके लिए हथियार उठाना। देखो जो हथियार उठा करके लेने के फेर में है तो समझना कि नट बड़ा जबरदस्त टाइट कर दिया गया। इधर भी जो घोर दक्षिणापंथी है ये भी हथियार उठा लेते, घोर जो बनेगा वो एकदम हथियार उठा लेते। जैसे तुम नाम सुना ओसामा बिन लादेन, तुम जो इधर सोच रहा था मोदी, तो उसको रेंज को बढ़ाओ। ओसामा बिन लादेन को क्या है? घोर दक्षिणापंथी। वो कह रहा है कि पूरे विश्व में मुस्लिमों का साम्राज्य, इस्लाम से बड़ा कोई नहीं है, और अमेरिका उसमें दखल दे रहा है, हम उसको एकदम बम से उड़ा देंगे, प्लेन से उड़ा देंगे। बैठी घोर दक्षिणापंथी। अब है क्या, हर व्यक्ति, स्वाभाविक है कि यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई होने के कारण आप घोर वाले में नहीं, घोर वाले का मतलब है कि हो, इसके लिए इन प्रकार जो हो हमको हथियार उठाना पड़े तो भी उठाएंगे, लेकिन करके छोड़ेंगे। ऐसा कोई आदमी कह रहा है तो समझ लो कि एकदम टाइट कसा गया है, नट बोल्ट अब खुलने वाला नहीं। तो आप लोग घोर वाला में नहीं है। दक्षिणापंथी या वामपंथी में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी विचार से प्रेरित। देखो यहाँ जो भी बैठे हो, या तो इधर है या इधर। अब हो सकता है कि अब आपको क्या है, जांच वाले में देखो है क्या, एक बच्चे यूपीएससी की परीक्षा दिए, निबंध में उनके 80% मार्क्स आए, वही बच्चे दूसरी बार जब परीक्षा दिए तो निबंध में 20% नंबर है। अब बताओ 150 नंबर में 120 आ रहा है, और फिर दूसरी बार दे रहे हैं तो सोच लीजिए कि 150 में 45 नंबर आ। कारण एक कलंगिया टाइट कसाया रहेगा, तो जतरा पर है, हो सकता है तुम इधर से टाइट हो और निबंध इस पर लिखा, और जांचने वाला भी गोतिया निकला यही नट बोल्ट वाला, तो एकदम मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, एकदम खींच दे। बात समझ रहे हैं? अगर ये आदत किसी का है कि अपने निबंध लेखन में किसी खास विचारों को लिख रहे हैं, एक तरफ से टाइट होकर लिख रहे हैं, तो लट रही है। अगर जांचने वाला का विचार आपके विचारों से मैच कर गया तो बल्ले बल्ले है, टॉप में भाग जाओ। लेकिन रिस्क क्या है यहां लिखा हुआ और जांचने वाला यहां वाला, तो समझ रहे हो क्या करेगा, एकदम धज्जी उड़ा कर रख देगा। और इसीलिए जो बच्चे को यूपीएससी में 150 में 120 आया, दूसरी बार 150 में 45 आया। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि एक विचार पर लिख रहा है, जांचने वाला का मिल गया, पहली बार, दूसरी बार नहीं मिला, उड़ा दिया। तो आपको निबंध लिखने में सेंटर में रहना है। वामपंथी और दक्षिणापंथी के बीच में हम लोग सेंटर पंथी हो। कई लोग सेंटर का मतलब बीच वाले स्थिति में हम लोग को आना है, और बीपीएससी तुमको ये कर देगा, यहां पर ला देगा।
इसके लिए कई लोग जो अभी ग्रुप में बने हुए हो, कई ग्रुप ऐसा है जो तुम्हारा डेली टाइट नट बोल्ट अंदर कसता है, वो मैं जान के ऐसा मैसेज भेजता है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर इसका टाइट करते करते पहुंचा है तो उस सबसे लिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा एक अलग नट बोल्ट कसते चला जाएगा और उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम तुम्हारे लेखन में आ जाएगा और तुमको खराब अंक देगा। अब कई लोग को कितनों कहते हैं सेंटर में आ जाओ, लेकिन वो है अगर राइटिस्ट तो सेंटर राइटिस्ट हो जाता है। वो सब कहेगा एकदम सही कर रहे हैं, बेरोजगारी एकदम दूर होना चाहिए, भुखमरी कितना खराब बात है, ये सब एकदम ठीक होना चाहिए, लेकिन मंदिर बनना चाहिए। लिखिए चलते चलते मार दे रहा है इधर, तो ये जो देख रहे हो ना उधर से चलते चलते इधर मार दे या इधर से चलते चलते उधर मार दे, तो कहना कि है सेंटर में, लेकिन थोड़ा नट बोल्ट ई बोले तो राइट में है और वो बोले तो लेफ्ट में। तो हम लोग को करना क्या है वो सुनिए। निबंध लिखने की पहली सावधानी, कई जगह विचारों से मतलब ही नहीं, ना लेफ्ट ना राइट। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें सीधा सीधा कि एकदम भारत में भारत की जलवायु, भारत के मानसून, तो भारत के मानसून को लेफ्ट और राइट से क्या मतलब? कई ऐसे निबंध है जिसको ना इधर चाहिए ना उधर चाहिए, तो तब चाहिए जब आपका विचार की बात। अब कभी भी आर्थिक मुद्दे पर निबंध लिखो। अब देखो इसमें आरक्षण की बात, अब रिजर्वेशन की बात करें तो आपके विचार क्या है, रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो साफ है, जिनको जिनको मिल रहा है वो कहेगा कि प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार। बात समझो, जिसको मिल रहा है ना वो कहेगा कि क्वेश्चन ही पूछना पाप, ये जन्म सिद्ध अधिकार। अगर हटाने का कोई हॉबी सोचे तो एक साजिश, ये हटने नहीं देंगे, प्राण भले दे देंगे। दूसरा, जिसको नहीं मिल रहा है वो कहेगा भारत ऐसे ही नहीं पिछड़ रहा, सब रिजर्वेशन वाला बढ़ जा रहा है, ये एकदम आज के आज हट जाना चाहिए। अगर तुम्हारा यह विचार है तो इसको एकदम त्याग दो। तुम्हें अपने हित से स्वतंत्र होकर उन विचारों को सोचना होगा जिससे सामाजिक हित सद। देखो निबंध लिखने में सबसे बड़ी बात यही है, आप जैसे ही लिखते हो तो आपके विचार बाहर आते। जांचने वाला समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति को अपना हित इंपॉर्टेंट है या पूरे समाज का हित इंपॉर्टेंट है। कई लोग केवल जात के इंपॉर्टेंट पे रह जाते हैं, जात पात ये सब स्वयं ये सब पे नंबर नहीं मिलते। पूरे समाज के सिस्टम में, क्योंकि तुम जिस पद पे जाने जा रहे हो वो पद किसी एक जाति के लिए नहीं हो, किसी एक परिवार के लिए नहीं हो, उस क्षेत्र के पूरे समाज के लिए हो, और तुम्हारा नट बोल्ट केवल एक प्रकार से कसा रहेगा तो तुम कैसे चला पाओ? और इसीलिए तुम्हारे व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए तुमको 3 घंटा लिखवाया जाए। ये लिखने से अंदर का जितना बात है धीरे धीरे निकालेगा। टॉपिक भी कुछ ऐसे दिए जाएंगे कि कुछ कुछ छेड़े। अब जैसे इसी बार की बीपीएससी की बात करें तो पहले भी हम चल रहे हैं, इसमें लिखने में किन किन बातों पर है, तो पहले तो ये बताओ, एक घोर वाली बात भी समझ गए और इसमें आप ये भी बात समझ गए कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है, और हम लोग को रहना कहाँ है, तो रहना कहाँ है सेंटर। सेंटर का मतलब है कोई कहे कि बेरोजगारी दूर होना चाहिए कि नहीं, चलिए बोलिए। तो आपको कहना है कि बेरोजगारी बिल्कुल दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी एक प्रबल समस्या है, ये सब चीज ठीक, लेकिन इसके लिए देश की सभ्यता और संस्कृति को खतरे में भी नहीं डालना। अब इनका कहना है कि देश बाद में फर्स्ट ये सब, और इनका कहना है कि वो सब हो जाए नहीं, अगर देश हित में हमको 5 साल बहाली नहीं निकालना पड़े तो हम बेरोजगार बैठा के रखेंगे, लेकिन देश के हिलने नहीं देंगे, इनका राष्ट्र ऊपर रहेगा। और राष्ट्र हित में हम जो चाहेंगे करेंगे। वस्तु का दाम पेट्रोल 200 रुपए लीटर, बर्दाश्त करो देश बढ़ रहा है। ये दक्षिणापंथी का ये हल्ला करते हैं कि 200 रुपए लीटर, बताओ ये क्या है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग मर रहा है और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा है, अन्याय कर रहा है, यहाँ वाले। और आपको कहा रहना है जो धीरे धीरे समझ जाओ। तो अब बताओ पहला नंबर बात क्लियर हो गया सबका। दूसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बीपीएससी या यूपीएससी का जो ऐसे आता है, आपको 2 फायदा है, एक तो बीपीएससी के ऐसे से अनजाने में यूपीएससी का ऐसे तैयार हो जाए, दोनों का सेम सिलेबस, कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं। अब इसमें फायदा क्या है, इसमें आपको 100 अंक के 3 ऐसे बीपीएससी में पूछे जाए। अब 3 ऐसे में तीसरा नंबर स्पेशली बिहार वाला है, ये दूसरे यूपीएससी में काम नहीं थे। पहला और दूसरा का जो प्रश्नों का मॉडल होगा यूपीएससी मॉडल होगा। यूपीएससी मॉडल का मतलब क्या है कि प्रश्न कभी तुमको सीधा सीधा नहीं दे, ऐसा नहीं देगा क्या है निबंध लिखो, ऐसा देगा कि सबसे बड़ी बात है कि विषय वस्तु को 2 मिनट समझना, अच्छा से नहीं समझोगे तो पता नहीं क्या लिख दो। सोचो ना, इसी बार परीक्षा दिया कि वन किसी के बीज छिड़कने का इंतजार नहीं करता, वन अपना वृद्धि जंगल खुद कर लेता। निबंध लिखो। अब कोई लड़का खाली जंगल सोच रहा है तो खाली जंगल नहीं सोचना, बहुत बड़ा आयाम सोचना, केवल भारत नहीं सोचना, पूरे पृथ्वी सोचना। ये केवल ये नहीं समझना कि कहता है जंगल किसी के बीज छिड़कने का इंतजार नहीं करता, वो स्वयं बढ़ जाता है। कहने का सेंस केवल जंगल नहीं है, कहने का सेंस है यहाँ आदमी से भी, किसी लड़के के अंदर टैलेंट है तो इंतजार नहीं करता कि मेरे को पढ़ाएगा, वो सेल्फ स्टडी से भी मार देता है। इसका बड़ा आयाम है, कई लोग खाली जंगल घूमते रह जाता है, तो खाली जंगल आयाम नहीं सोचना है, और यही तुमको धीरे धीरे मल्टी डायमेंशनल सोचना है। जो लड़का जब तक नहीं सोचेगा तब तक नहीं हो। तो पहला और दूसरा टाइप का जो ऐसे देख रहे हैं, इस ऐसे के तो कई टीचर हो जाएंगे, यूपीएससी मॉडल पर ही ऐसे है, तो यूपीएससी में आपका जो सेक्शन है सेम वही। तो अभी शुरू का 10-15 दिन हम आपको पहले एकदम एक सपोर्ट देंगे, लिखने की जब स्किल आएंगे तब आपको कई दिल्ली से एक्सपर्ट टीचर भी इसमें और खास इस पर लाएंगे जो इसमें और आपके आयाम को बढ़ाएंगे। पहला और दूसरा में रहेंगे, तीसरा में तो नहीं आने, क्योंकि तीसरा वाला दिल्ली वाले टीचर को समझ में नहीं आया, ये शुद्ध बिहार का। और बिहार वाला में इस निबंध में दिक्कत क्या है, भोजपुरी में भी दे दे, दिक्कत क्या है मगही में भी दे दे, दिक्कत क्या है मैथिली में भी दे दे। अब बताओ दिल्ली वाले टीचर के भोजपुरी में दे देगा तो बेचारा अर्थ ही नहीं समझ पाएगा। जैसा भी निबंध तुमको दिखाते हैं तो तुम्हें हंसी आएगी कि क्या बीपीएससी इस बार दिया है। अभी जस्ट हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, पहले तीसरा सेक्शन को ही कर ले, और तीसरा सेक्शन को बच्चे हमारे कितना समझेंगे वही देख लो। तीसरा सेक्शन यही है, निम्नलिखित विषय में किसी एक पर लगभग 700 से 800 निबंध लिखे, सब में 700-800 दिया। अब सोच लो कि तीसरा सेक्शन में बिहार वाला ठेठ है, एक निबंध लिखना है, मूस मोटई है, लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है, निबंध लिखो। अब दिल्ली के टीचर ना बेचारा मूस जानेगा और ना लोढ़ा जानेगा, हाथी घोड़ा जानेगा, अब होई है कि तो क्या हाल होगा, जो समझ ही रहे हो। बात समझिए। तो क्वेश्चन कैसे दिया, और इसीलिए कहा कि थर्ड सेक्शन जो है लोकोक्ति पर, भोजपुर में जो प्रचलित है, मैथिली में जो प्रचलित है, ये सब आपको देख। अब बताओ मूस मतलब क्या होता है, चूहा। अब बिहार के लोग सब जानेंगे, लेकिन दूसरे जगह के लोग मूस देखते ही सोचेगा पता नहीं क्या कर, वो एक भी क्वेश्चन नहीं समझेगा। अभी सब पढ़ा रहा है ना, एक भी नहीं समझेगा कि कौन कर रहा है, इस शुद्ध बिहारी लड़का समझ पाए। इसीलिए तीसरा एकदम ठेठ बिहारी के लिए, तो इसमें ठेठ बिहारी वाला सब हम ही करें, क्योंकि इसमें टीचर नहीं मिल पाएंगे, तो इसमें हम पूरे आपको लिखने सिखाएंगे। तो पहले तो ये बताओ मूस माने क्या हुआ, चूहा। चूहा मोटाई है का मतलब मोटा होना, चूहा मोटा हो। लोढ़ा हुई है, लोढ़ा समझते हो, देखो समझ रहा है तो देखते हो, नहीं समझ रहा कहो बोलो लोढ़ा मतलब बड़ा। अच्छा अच्छा बढ़ जाओ, तुम यही बिहार का रहे, तुम बिहार के नाम पर एकदम बोलो भाई मसाला पीसने वाला, लोढ़ा और सिलौटी, बढ़ जाइए। अरे ये बिहार का स्पेशल चीज है, लोढ़ा कहते हैं एक पत्थर जिससे मसाला पीसते हैं, देखा है। तो ये कह रहा है कि चूहा अगर मोटाइबो करेगा तो खूब होगा, तो लोढ़ा इतना मोटा तगड़ा हो जाए, कितने होगा, ये नहीं है कि उसको खूब खिला देंगे तो हाथी और घोड़ा हो जाएगा।
अब इस पर निबंध लिखना। तो पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? मूस मोटाई है तो लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब कई लड़का, अब देखो आंसर लिखने में ना चूहा लिखना ना हाथी लिखना, अभी लिख के चूहा बता गया फलाना, ये तुम्हारा ये दिया गया टॉपिक। ये टॉपिक क्या कह रहा? ये टॉपिक कह रहा कि यदि कोई व्यक्ति योग्य नहीं तो आप लाख प्रयास कर लो, उसके वृद्धि का एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। बात समझिए? अगर देखो हर चीज में इतना डायमेंशन खोलेंगे ना कि तुम अपने भाषा का एक पैराग्राफ भी लिखेंगे तो 3-4 पन्ना चल जाए। हम हर चीज में सोचेंगे, कृषि में सोचेंगे, व्यापार में सोचेंगे, हर चीज में सोचेंगे, चूहा नहीं सोचेंगे। यही बात समझना है। तुम लोग क्या करता है, मूस मोटाई है चूहा, अच्छा अब हाथी अब घोड़ा, तो चूहा हाथी घोड़ा क्या तो कुछ नहीं लिखता है ना। तुमको इसके आंसर में कहीं चूहा नजर आना चाहिए, ना हाथी ना घोड़ा। लिखने में अंतिम होते होते कहना है कि इस प्रकार यह कहावत चरितार्थ होता है कि मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, लास्ट में चले। बाकी सब बात कर, अगर कृषि में ही बात चले, अब बताओ कृषि में कोई किसान खराब बीज बो देता, बीज ही ठीक नहीं है, और उसके बाद चाह रहा है कि उत्पादन बहुत हो जाए, इसके लिए बहुत खाद छीट रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, तो उसी के लिए कहावत कि अरे तुम्हारा जब बीज खराब है तो क्या तुम सेवा कर लोगे तो अच्छा बीज की बराबरी कर लेगा? नहीं करे। तो ऐसा ऐसा कई जगह तुमको 20 एग्जांपल सोचना होगा, मल्टी डायमेंशनल चलना होगा, और सब पर जब लिखोगे तो कहोगे कि ओ अब समझ में आ गया। तो पहले ही बताओ इसका अर्थ तो क्लियर हो गया सबका कि कोई भी कम योग्यता के व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता नहीं है उसको हम लाख चालें तो उसके विस्तार बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, उसकी एक सीमाएं है और यही सीमा इसको दर्शा रहा है। अगला नंबर देखो तो क्या है, अगला खेती आगे आगे पछिला खेती भागे जागे। ये तो समझ गया होगा, ये समझ गया होगा। ये कहता फिर खेत पर मत जाना, ये कह क्या रहा है कि कोई काम आज करो से कल करो वाला नहीं है, कल करो से आज करो, और ये आप जान रहे हो कल करो से आज करो और आज करो से अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगी कब, सिम वही। किसानी लाइन में कोई दर्शा रहा है, लेकिन हम लोग केवल किसानी लाइन पे नहीं चलेगा, एक पैराग्राफ किसान पे चलेगा, बाकी सारी चीज चल रहा है। परीक्षा की तैयारी में भी सब चीज इसमें आ जाए। ये अगला खेती में खाली खेत पे मत पहुंच जाना, और खाली बिहार में मत रहना, पूरे धरती पे सोच रहा हूं, पूरे दिन सोचना। तुम लोग का लिमिट क्या है ना, एकदम खेती तो बैठे खेत में चल गए और खेत में रोपा उगा के एक पैराग्राफ में आगे दाओ कोचिंग इधर रोपा गया। बहुत बड़ा रेंज सोचना है तुमको, धीरे धीरे आ जाएगा। ये कह क्या रहा पहले ही सोचो, ये कह रहा कि यदि कोई किसान खेत लगाने में कोई आलस नहीं करे, एकदम फास्ट करे, सबसे पहले रोप दे, तो बस हो गया, तू देखते देखते सबसे आगे रहेगा। और जो केवल थोड़ा सा आलस कर दिया कि अभी धान कटा है, खेत को अभी प्रबंध करते हैं, सुखाते हैं, आराम होगा, फिर जोतेंगे और 2-4 दिन और सुस्ता के बीज बोएंगे, पीछे कर दी तो बस हो गया। अगर पीछे कर दिया तो खेती से समझ लो भाग से आएगा, तू भागे जाके। तो इसीलिए कहता है कि कोई काम अगर आप फास्ट कर दिए तो आप समझो कि सबसे आगे आगे हो, ना आधा तो आधा। यही इसका ये कह रहा है कि एकदम जो काम है उसके करने में दिल सूत्रता थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होगा, एकदम जो फास्ट काम करेगा उसी का जीत होगा। और इसीलिए कहावत है अगला खेती आगे आगे और पिछला खेती भागे जाके। तो हम समझते हैं कि ये भी बात तो क्लियर होगी। ये वाला देख लो कितना है, जो सुनो 4 गो दिया था और कई लड़का को 4 में एक को समझ में नहीं आया, 4 में एक भी समझ में नहीं आया कि हाँ कहा क्या किस में क्या करें। ये वाला तो और है, जो देख लो, देखते हैं कितना लोग समझता है। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा, समझ गया है? अच्छा अभी देख लेते हैं, बोलो देखते हैं कौन क्या समझता है, बोलो दे। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा मतलब क्या समझा? कुछ नहीं समझा, बैठ जाओ देखते हैं, बोलो। पहले तो समझना है ना, तुमको तो बुद्धि लगा। अभी तुमको लगता है कि हिंदी है, समझी होगी सब कहावत। हाँ बोलिए। हाँ अब नहीं कह क्या रहा है, हमको खाली और समझाओ, उसके बाद किस पर बोला तो चलेगा। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा का मतलब क्या हुआ? मछली पानी में अच्छा से तैर लेती है। हाँ देखो अभी देख लेते हैं। अच्छा मछली अभी पानी में है और इधर बांटना, चलिए लगभग लगभग देखिए पहुंच रहे हैं, तो कहावत धर रहे हैं, बहुत सुंदर। ये देखो लगभग लगभग सेंस पकड़ो। ये कह रहा है कि अभी पानी में मछलियां, अभी धराया नहीं, पानी में मछलियां, मछली पानी में, और यहाँ 9 को काटे लगी तैयार बैठा लगे, आज गर्दा उड़ा के खाएं। नहीं समझे बात जी? ये बात समझोगे, ये बात क्या कह रहा है, ये जैसे ही आपको आया पानी में मछलियां और 9 कुटिया बकरा का मतलब है काल्पनिक दुनिया मेरा। अभी बीपीएससी में एडमिशन लिया है, तैयारी भी नहीं शुरू किया है, और बैठ के सोच रहा है गाड़ी में बत्ती कौन वाला लगाएंगे और प्लेट तो ये वाला लगाएंगे, टेबल पर रखेंगे। तो उसी के लिए है पानी में मछलियां और 9 कुटिया बकरा, मतलब काल्पनिक दुनिया, मतलब अभी वो चीज आया नहीं है और हम पहले से उसकी पूरी तैयारी करके रखे। अभी विवाह ही हुआ है, अभी बच्चा संतान जन्म नहीं लिया, लेकिन बैठ के उसका नाम रखेंगे, कौन स्कूल में नाम लिखाएंगे, एक पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो समझ रहा है पानी में मछलियां चरितार्थ हो रहा है। तो देखो यहाँ पर पूरे आयाम तो बढ़ेंगे, लेकिन किसमें आयाम बढ़ाओगे? सबसे पहले इसे लिखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रश्नों को समझना। क्वेश्चन नहीं समझना, अब तुमको अभी सब क्वेश्चन दिखाएंगे, सब पे कोई और तुम टॉपिक ही नहीं समझ रहे तो लिखोगे। अब लिखने तो तब समझोगे जब तुम टॉपिक बात समझोगे। तो अभी पहले एक और हम देख ले, देखिए जरा ध्यान से एक क्वेश्चन देखिए, धर्म के बिना विज्ञान, हाँ नांगर छै, अब विज्ञान के बिना धर्म आनहर छै, ये छाई छई मार दिया। आपको हम पहले ही बताए कि तीसरा नंबर का जो निबंध होगा वो भोजपुरी, मैथिली, मगी किसी में दे देगा। अब ये बताओ, ध्यान दो जी, पहले हम देखते हैं, तुम बताओ बताओ जो लिखा है, पहले देखें, पहले तो ये बताओ इसका अर्थ क्या है? अरे बोले दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? नाडगर लिखा हुआ है और इधर आनहर लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? नहीं पता, बैठ जाइए। अरे बिल्कुल साफ है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, लंगड़ा लिखा हुआ है। अब कई लड़का को लंगड़ा समझ में नहीं आया, ऊपर रहा धर्म के बिना विज्ञान नानगर है, इंग्लिश में धर्म के बिना विज्ञान जो है नानगर है। ये नानगर क्या होता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे विज्ञान के बिना धर्म, यहाँ पर भी देख रहा है आनहर है, ये आनहर क्या है भाई? इसलिए तुमको बताया कि शुद्ध बिहार के ही टीचर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले ना आनहर समझेंगे ना नानगर समझेंगे। बात समझ रहा ना, ये शुद्ध बिहारी टर्मिनोलॉजी है। तो इसलिए अब आपके इसमें दिया हुआ है कि बात को समझिए, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। आप हमेशा ये सुने हो उल्टी बात, आप सुने हो उल्टी बात, धर्म और विज्ञान का मेल नहीं, जहां विज्ञान है वहां धर्म नहीं। तुम तो यही जानते हो ना, लेकिन तुम इसलिए जानते हो क्योंकि दोनों को गहराई से नहीं समझते। दोनों एक ही काम करते हैं, विज्ञान और धर्म, दोनों का काम एक ही। क्या? विज्ञान का काम मुख्य रूप से है सामाजिक कल्याण करना, धर्म का काम सामाजिक के साथ साथ आत्म कल्याण है। तुम धर्म पूजा किस लिए करते हो? कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं शुद्ध रहूं, मैं अच्छा से रहूं। और ये आत्म कल्याण की बात कौन करता है? धर्म करता है। पृथ्वी पर 2 चीज, एक स्थूल
हर पदार्थ ये स्थूल चीजों का अध्ययन विज्ञान करता है और स्थूल से भी छोटा सूक्ष्म चीज का अध्ययन धर्म करता है। और सोचो हमारे कई व्यक्ति यहां तक कहे कि जहां विज्ञान खत्म होता है, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म शुरू होता है। बात समझ लो, तुम लोग जो धर्म को सोच रहे हैं ना, रद्दी उड़ाते हैं, भगवानों पर चुटकुला बनाते हैं, तो जब धर्म पढ़ाएंगे तो तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि धर्म, अब सोच लीजिए विवेकानंद जी का स्टेटमेंट कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म की शुरुआत होती है। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि धर्म वाले लोग विज्ञान से कोई मतलब नहीं और हम विज्ञान मान रहे हैं इसलिए धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो उस पर ही चरितार्थ कर रहा कि अगर तुम सोच रहे हो धर्म और विज्ञान अलग अलग है, तो कहता है धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। और ये कहने वाला व्यक्ति तुमको सोच के आश्चर्य लगेगा, आइंस्टीन। कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आइंस्टीन का जो इतना बड़ा वैज्ञानिक, वो आइंस्टीन कह रहा है कि धर्म और इसका संबंध। हम लोग देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब सोचो कई व्यक्ति यहां तक कह रहे हैं कि विज्ञान ये व्यक्तियों के विवेक पर निर्भर करता है, विज्ञान कुछ जो खोजता है तो व्यक्तियों का कल्याण होगा कि नाश होगा, एक प्रयोगकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। हम बम बनाए क्यों? विज्ञान ने आविष्कार किया। बंदूक बनाए हैं, विज्ञान ने आविष्कार किया। धर्म ऐसा कुछ भी आविष्कार नहीं किया है जिससे नष्ट हो। ये प्रयोगकर्ता के विवेक पर निर्भर नहीं करता। धर्म से सबका कल्याण ही होता है, नाश नहीं होता। और विज्ञान कुछ भी बनाया है तो विज्ञान स्वयं में कुछ नहीं, प्रयोगकर्ता पर निर्भर करेगा कि उसको वरदान बनाएगा कि अभिशाप बनाएगा। धर्म हमेशा ही वरदान। तो जब तुम धर्म की बात डिटेल पढ़ोगे, अभी तो तुम्हारे अंदर एक तरफ से अलग लेफ्ट या राइट में हो गया, तो अंतिम पुजारी हो गए एकदम, या दूसरा कंडीशन है घोर नास्तिक हो, भगवान को भी नहीं बकसता हो। कई लोग ऐसा वाला भी रहता है। तो हम लोग दोनों तरफ से तुमको खींच खाच के बीच में लाए। तुमको ऐसे पढ़ने से दो तीन फायदा होगा, सब जगह से खींचा खींचा के बीच में आए। टॉपिक का जैसे विस्तार मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले बताओ कि बिहार स्पेशल के निबंध थे, क्या ये सभी प्रश्न आपको क्लियर हो गया? अब धर्म के बिना विज्ञान लांगड़ है और विज्ञान के बिना धर्म आनच है। देखा मैथिली में ये वाला जो देख रहे हो, मुंह से मोटाई है, लोहा हुई है, तो ये किसमें है? भोजपुरी है। लोहा लगा भोजपुरी चल रहा है, मैथिली चल रहा है, तो मगही है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो देख रहे हो ना हाथी ना घोड़ा हुई है, मगही सब आ गया। अब ये सब सुन लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में रह सकता है, भोजपुरी, मैथिली, मगही किसी में रह सकता है। अब देख रहा निबंध में छाई छुई लगाए हुए, तो अब क्या? अब इसमें देख रहा कि इसमें छाई लगा दी। अब छाई देख के लड़का परेशान रहेगा कि छाई वाटी छाई, ये मैथिली छाई। बोलो बात क्लियर है सबका ना? तो अब ध्यान दीजिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग चलने जा रहे हैं। वह इंपॉर्टेंट बात अब क्या है? सेक्शन 1 और 2, इसमें ज्यादा दबाव नहीं आएगा। बात समझिए, सेक्शन 1 और 2 ज्यादा दबाव नहीं आएगा। कारण दो तीन है। पहला, आपको देखने से प्रश्न स्पष्ट होगा। सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन एनवायरमेंट से, सामाजिक से। आपको कई मुद्दे बांटे और उन मुद्दों को बांटने के बाद सभी पूरा नहीं पढ़ना। जो बच्चे पर्यावरण एनवायरमेंट ठीक से पढ़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी ठीक से पढ़ लेगा, सामाजिक मुद्दे ठीक से पढ़ लेगा और आर्थिक मुद्दे ठीक से पढ़ लेगा, तो सेक्शन 1 2 कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी बिहार वाला जो भी तुम देख रहा है कि मुंह मोटाई है तो लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, तो ये वाला जो तुम देख रहा है, तो ये भी सबसे आसान वही, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट उसका अर्थ समझना है बस। अब बाकी चलेंगे कैसे, तुमको खाली 2 वर्ड लिखना सिखाएंगे तो क्लियर हो। सब लिखाने की जरूरत नहीं है, सब लिखा दी, सिर्फ अर्थ समझो और उसके अनुसार से खोलोगे कैसे, ये समझना। तो ये जैसे ही आप क्लियर समझोगे तो आपका बस बात क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखो एनवायरमेंट से कितना अच्छा ऐसे दिया है। ये देखो एनवायरमेंट का ऐसे समझो, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। जंगल अपना पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। कोई जंगल ऐसा इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा मानव और पेड़ रोपेगा और डेली पटाएगा तो हम चले। वो अपने रहता है। यहां सिर्फ जंगल से सेंस नहीं है। कई लड़के तो ये भी नहीं समझता वन और जंगल क्या है। जब तुम निबंध पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। वन क्या है, जंगल क्या है, बच्चा क्या है, ये सब समझते हो तुम लोग? अच्छा अभी देख लेते हैं, बोलो। वन और जंगल में अंतर है कि अंतर क्या अंतर? किसको वन कहोगे, किसको जंगल कहोगे, किसको बगीचा कहोगे? इंसान के द्वारा बनाया जाता है बगीचा, आई जानवर द्वारा है। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बगीचा का माली होता है। चलिए हाँ बोलिए। वन होता है जो सरकार के द्वारा होता है। अच्छा बहुत बढ़िया, आर्थिक लाभ के लिए होता है। और जंगल अपने आप। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए देखिए बहुत बढ़िया प्रयास है। देखो कई बार होता क्या है, अब जैसे ही जंगल दिया, आपको निबंध लिखने में एक एक शब्द को समझना, 5 मिनट कुछ नहीं लिखना, हर शब्द के गहराई को देखो कि हमें किधर भेजने कह रहा है और उसमें हम कितना खोलेंगे। अभी लग रहा है कि क्या खोलें। अभी तुम्हारे पास कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सर इस पर 700 लिखेंगे क्या, 10-15 दिन, उसके बाद कहेगा सर 700 में लिखना है। इसी को खींचने का 3 घंटा। बात समझो, खींच सकते हो क्योंकि तुम्हें एक एक चीज को समझाना होता है। इतने बड़े आयाम होते हैं कि सिर्फ यहाँ जंगल से ही सेंस नहीं है, किसी व्यक्ति से भी सेंस हो सकता है, कहीं से भी, किसी जिसके अंदर गुण है वो गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे वो कुछ भी कर ले। अब तुम देखो कि इसमें जर्मन, देखो हिस्ट्री से जोड़ो, भूगोल से जोड़ो, सब जोड़ सकते हो। जर्मन पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्षाई की संधि की गई, उसके विकास को पूरे रोक दिया गया। अब वहां भी सेम चीज है, जर्मन किसी दूसरे का इंतजार नहीं कर रहा है कि कोई दूसरा देश आएगा और मेरी सहायता करेगा, हम ठीक ठाक होंगे। हिटलर स्वयं अपना ताकत उठाता है और देखते देखते द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ करता है, स्वयं कर रहा। बात समझिए, तो इसमें आप स्वयं पर, समाज पर, प्रतिभावान लोग पर, जंगल पर, पेड़ पर, हर चीज पर चलना है। पहले तो जंगल क्या है उसको समझो। आपको देखो यहाँ अपने हिंट्स दिया है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। जो चीज अपने से हो जाए उसी को जंगल कहते हैं। जंगल लगाते नहीं, स्वयं होते। तुम लोग कई बार देखते हो कि घर में कोई नहीं रह रहा है, 2 महीना से खाली है, तो उसमें कहता है कि एकदम जंगल हो गया, बोल चाल की भाषा में हम लोग बोलते। तो जंगल स्वयं ही होता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ऑटोमेटिक होते रहेंगे। वन का मतलब सरकार भी लगा सकते, और ये नहीं है कि सरकार ही लगाए, निजी भी लगा सकते, आप भी, हम भी सब लगा सकते। लेकिन जो भी लगाएंगे उनका उद्देश्य पर्यावरण होना चाहिए, आर्थिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप पर्यावरण के लिए, आप गवर्नमेंट की जमीन पर लगा रहे हैं, एक पेड़ आपने लगा दिया, आम का पेड़ है, कोई बात नहीं, आम का पेड़ है वो आपके लिए नहीं है, पर्यावरण के लिए है। और अगर आम फलता है तो कोई भी इसमें खा सकता है। आप ये दावा नहीं करेंगे कि हम भी रोके हैं, ये मेरे द्वारा रोका हुआ है। तो आप स्वयं आर्थिक लाभ के लिए नहीं, पर्यावरण के लाभ के लिए गवर्नमेंट की भूमि पर लगा रहे हैं, तो इसमें सरकार एक बोर्ड लगा देगी, वन प्रमंडल फलाना। तुम देखा होगा रोड पर वन विभाग लिखा हो, तो समझ लेना कि ओ यह पेड़ सरकारी जमीन में सिर्फ पर्यावरण लाभ के लिए है, किसी व्यक्ति का निजी नहीं है, कोई दावा नहीं करेगा कि मेरा है, तो उसको वन का। तो वन लगाते हैं सिर्फ पर्यावरण के लाभ के लिए, ये अपने होता है। और बगीचा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से व्यक्ति स्वयं लगाता है। गांव में कहेगा कि जाकर बगीचा पटा, बगीचा आम का बगीचा हो सकता है, किसी चीज का बगीचा हो सकता है, लीची का हो सकता है, तो ये आर्थिक लाभ के लिए लगा। तो पहले तो जंगल क्या है ये समझना है, इसका भाव तो हम समझते हैं कि क्लियर है सबको। अगला नंबर देखो क्या कर रहा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप। अब देखो परीक्षा में अब साहित्य का स्वरूप प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। साहित्य पर कोई निबंध आएगा तो एक बार उसको नेट पर हम बता देंगे, उसको डाउनलोड करके एक बार बढ़िया से पढ़ो।
प्रेमचंद ने कुछ भी लिखा है तो बड़ा बहुत बढ़िया से उसमें एक तारतम्यता बना के लिखे हैं जिसमें आपको पढ़ने में कहीं बोरिंग फील नहीं हो। और साहित्य क्या क्या आप में कर सकता है, इस पर रिलेटेड कई निबंध, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य से कैसे डेवलपमेंट होगा। अब देखो क्या ध्यान देना है वो सुनिए। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत नहीं है, यहां टर्म पर ध्यान दो कि हमें कहां पे गहराई देना। साहित्य ज्ञान का स्रोत है, लेकिन ये कह रहा है कि केवल स्रोत नहीं। एक पैराग्राफ स्रोत है पर चर्चा चलेगा, लेकिन फिर इसमें ब्रेक मारता है कि केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं। ये नहीं कि कोई साहित्य पढ़ रहा है तो खाली ज्ञान मिले। इस साहित्य के द्वारा हमारे अंदर नैतिकता और सामाजिक क्रिया, ये दोनों का डेवलपमेंट करता है, इसका भी यह रूप। अब नैतिकता क्या है, किस प्रकार आप साहित्य में जो लिखा हुआ। अब देखो साहित्य आजकल सिनेमा हो, अब सिनेमा में क्या आपको नैतिकता वहां से आता है कि नहीं आता है, तुम्हारे अंदर सामाजिक क्रिया आता है कि नहीं आता है। जो सिनेमा में करेगा वो सब लोग करने लगे। सिनेमा में अगर 4 प्रधान हीरो जन्मदिन के 2 दिन पहले से जन्मदिन मनाना शुरू करें तो लोग इधर भी काटना शुरू कर देते। जन्मदिन में अगर सब 20 साथी मिलकर सबको मारे और हर सिनेमा में मारे हैप्पी बर्थडे धाम धाम धाम, तो इधर भी धाम 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 होने लगेगा और कहेगा मार क्यों रहा है, देखता नहीं सिनेमा, कौन दुनिया में तुम चल रहा। सामाजिक क्रिया देखो ये। अब सारा जो एक्टिविटी है वो वहां से लोग सीख रहे हैं। पहले यही चीज साहित्य से, तो साहित्य से ज्ञान के बारे में लिखना है, नैतिक क्रिया लिखना है, सामाजिक क्रिया लिखना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर लोग अच्छा से एक बार सुने लगेगा तो बढ़िया खुल पाएगा। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम। क्या कहा जो समझा, काम करो, दूसरा के कुछ मत कहो, सोए रहोगे उससे बढ़िया काम करो। तो इसीलिए कह रहा है कि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है और अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते रहिए। दूसरा पर मत डालिए, सरकार ऐसे कर रही है वैसे करो, आप अपना जो हो सकता है काम करो, तुम चुपचाप निष्क्रिय हो, उससे बढ़िया है कि कुछ करो। मतलब इसका बहुत बड़ा आयाम है। इस निबंध को जितना आप गहराई से ले चलेंगे तो लगेगा कि वाह बहुत बड़ा मल्टी गहराई वाला ये हमारा निबंध हो गया। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। कोई भी कला है तो हमारा कला का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो है वही चीज बाहर है, और वही कला पर लिखना है कि अच्छी कला कौन है, वो कला सत्य उद्घाटित करता है कि सच्चाई क्या है या हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है। ये देखो 4 में किसी एक पर लिखना, तो अच्छी बात क्या रहा है वो समझो। यहाँ पर वही आपको समझा रहा है कि यह जो देख रहे हो इन्वायरमेंट इशू, फिर अगले बार होगा तो पर्यावरण से एक रहे। और इन्वायरमेंट के निबंध लिखने का एक खास ढांचा, उस ढांचे को सीख गया तो बच्चे लिख दे। सामाजिक का एक खास ढांचा उसे लिख देगा। सेकंड पेपर में देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल, एक खास रहा। और इसमें देखो खंड 2 में भी इतने में कोई एक था तो मैक्सिमम बच्चा यही लिख पाया। इंटरनेट ने हमारे समाज को विश्व गांव में बदल दिया। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन कि आज इंटरनेट पूरे विश्व को एक क्या किया, विश्व गांव में संसार को बदल दिया, सबको जोड़ दिया। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चे पढ़े हो, इंटरनेट जब भी पढ़ा दिया तो इस पर रिलेटेड ये चीज हो गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन यह, हम इतिहास निर्माता नहीं, इतिहास द्वारा निर्मित। तो जरूरी नहीं कि जो प्रश्न दिया है आप उस पर बात मान ही लो, आप उसको विरोध भी जा सकते हो कि हम इतिहास निर्माता नहीं, इतिहास द्वारा निर्मित है, तो आप इसके पक्ष में बात करो। तुमको लगता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास द्वारा निर्मित होते हुए भी नए इतिहास के निर्माता भी होते हैं, ये भी कर सकते हो, वहां उदाहरण दे सकते हो। उसके उदाहरण में कई लोग आप यहाँ पर दे सकते हो। इसमें खास आप समझ रहे हो, निबंध लिखने में कुछ बात ऐसे है, अब उसमें आप कविताएं कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। वही सब चीज तुमको लिखवाएंगे कब कहां कौन बम पटकना है, कई हथियार भी लगा है। अभी नहीं कि हर क्वेश्चन में कोई पटक दिया, पटकना दूसरा जगह पटक दिया, तीसरा जगह तुमको समझा दे एक बार कि काजल लगाने से आंख में सुंदर लगो, हमारा जला दिन आ रहा है नाक में सब लग रहे हुए, क्या जी आप ही ना बोलते सर काजल से सुंदर लगता है, अरे आंख में ना, तो उसी तरह से उचित जगह पर पटकना, ज्यादा पटक रख दी। अब ध्यान दीजिए, हम इतिहास निर्माता नहीं है, इतिहास हमको बनाया। तो आप अगर खंडन में हो तो आप कर सकते हो, लीके लीके सब चले, और लीके चले कपूर, लीक छोड़ के 3 चले, शायर से सपूत, मतलब समझा, लीके लीके सब चले। तुम देखा होगा गांव में बिहारी कहावत है, गांव में देखा होगा रोड छोड़ के लीक बना रहा था, पीछे वाला गांव में आजकल ज्यादातर जिलेबिया कट रोड होता है, तो ये छोड़ के खेत खाली है तो लोग लीक पर चलता। अब लीके लीके सब चले और लीके चले कपूत, मतलब कम बुद्धि वाला कपूत जो है वो भी लीके धर लेता, लीक छोड़ के 3 चले, शायर। शायर कब कौन लीक पर चलेगा ठिकाना नहीं है। शेर, शेर ऐसा कभी नहीं होता कि वो लीक बना लिया उसी पर घूमेगा, उसको जिधर मर्जी उधर डाले। और सपूत, सपूत जो अच्छे पुत्र हैं वो लीक पर नहीं चलते, वो अपने स्वयं इतिहास के निर्माता होते हैं कि लीक पे इधर जाता है, चल नया रास्ता खोजते हैं, कोई और शॉर्टकट मारते हैं। इस सपूत का लक्षण, और ये इतिहास के निर्माता होते हैं। तो कौन इतिहास निर्माता है, हमको कैसे इतिहास बनाया है, इस पर ही खास था। अगला है विचार, जीवन का आधार। हमारे जीवन का आधार क्या है, विचार। अब बताओ विचार का मतलब क्या है, कहां से विचार आते हैं, मन से। आपके अंदर बड़ा बढ़िया चीज, एक मन और एक दिमाग, ये 2 चीज, मन और दिमाग दोनों से दोनों निकलते रहते हैं विचार। मन में कुछ भी आ सकता है, कोई विचार आ सकता है, आपका विचार आ सकता है कि पकड़ के नेगेटिव दे, विचार आ सकता है निकले बाहर 4 फीट मार ही देते हैं। बात समझ लो, तुम्हारे मन में कुछ भी आते रहेगा, कोई कुछ बोल दिया तो बोला है, मन कर रहा है उसका नेगेटिव, मन तो तुम्हारा कुछ भी करेगा, वो मन का विचार। लेकिन यही दिमाग जो है ना, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि एक ब्रेक है जो मन के विचारों पर अंकुश लगाता है। अब मन कर रहा है उसका नेगेटिव दे, विचार आया, लेकिन फिर बुद्धि कहता है कि टिप दोगे केस हो जाएगा, मर्डर केस में फांसी होता है। अब कह रहा है फांसी तो छोड़ दो, तो नहीं टिपते, ठीक है। अब इसी में जो व्यक्ति अपना मन से ज्यादा चलेगा, बुद्धि से कम चलेगा, वो व्यक्ति पटरी से उतर जाएगा। जो व्यक्ति का बुद्धि ज्यादा चलेगा, मन पर नियंत्रण रखेगा, वो लोग आधार जीवन में बनाते चला जाएगा। अब बुद्धि का नाश कैसे होगा, तो नशा से। सब जुटा हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब जो खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, तो उन लोगों का ई वाला ठीक रहता है, ई वाला धीरे धीरे घिस जाता है। तो ई बेचारा का मन जो करेगा, बुद्धि गायब है तो बिना ब्रेक के गाड़ी धक्का मारना स्वाभाविक। तो यही जो आधार देख रहा हूं कैसे डगमग होगा, इस पर बड़ा विस्तृत टॉपिक रहा। और अगला एक देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। अब कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, कोविड इतना तो सिद्ध कर दिया कि शिक्षा का मतलब किसी दीवारों से घिरे हुए वर्ग में बेंच पर बैठ के ही से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको 4 दीवारी से आगे किसी तरह से घर में बैठ के प्राप्त कर सकते। और कैसे हम यूट्यूब पर, कैसे ऑनलाइन, कैसे क्या तमाम बदलाव पर था। इसमें ज्यादा बच्चे तो इंटरनेट वाला ही लिखा होगा, कुछ कुछ कोविड धरा हो। तो ये सोशल इशू था, और इसीलिए कहा कि पेपर 2 बड़ा मस्त है, इसमें सोशल और साइंस थे। पेपर 1 में आर्थिक और पर्यावरण, और बस पेपर 3 तो सबसे विशेष। पेपर 3 में जितना मगी कहावत, जितना भोजपुरी कहावत, उसी पर लिखने का आ जाता, बढ़िया से लिख देंगे। तो ये बताइए, आज का ये बेसिक टर्म तो क्लियर हो गया। अब मेन सबसे बड़ा सवाल है, निबंध आप लिखेंगे कैसे। आज तो केवल मैंने रखा कि क्वेश्चन पेपर समझो आया कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अब कल से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको मान के चल रहा है कि आप एक लाइन में नहीं लिख सकते, 0, और वहां से धीरे धीरे 8 से 10 दिन में आपको इस लायक बनाएंगे कि आप 700-800 शब्द आराम से लिख सको। तो इसमें कल पूरा निबंध क्लास आपका प्रतिदिन है, डेली क्लास चलेगा, और डेली हम लोग छोटे छोटे करने क्लास करते रहेंगे, तो क्लियर होते चला जाएगा। आज का क्लास क्लियर है ना।